आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है। सीधे मेंटल हेल्थ को पागलपन से रिलेट कर लिया जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है वैसा माइंड है। बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। इससे कैसे बचा जा सकता है? आई थिंक आजकल की ज़िंदगी में बर्नआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर किसी को ये पता लग जाए कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, इसीलिए ट्रैवल मेडिसिन आती है। एंड ट्रैवल मेडिसिन के बारे में भी आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। डिलीवरी के बाद फीमेल की इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इमोशनल हेल्थ आपस में लिंक्ड हैं। रोते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड येस वो भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इसलिए हो सकता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा है ही है ये। हेलो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारा एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिन्होंने इंडिया में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम किया है और पिछले काफ़ी लंबे समय से एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो उनका टोटल एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा का है एज ए डॉक्टर। सो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में और इमोशनल हेल्थ के बारे में। इस एपिसोड में हम और भी बात करेंगे इम्यून सिस्टम को लेकर और कैंसर रेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में। सो आप बने रहें और इस एपिसोड को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UMM के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो है हेल्थ। अब हेल्थ को लेकर हम उस सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे साथ डेली रूटीन में बहुत कॉमनली होती हैं, जिसमें हम बात करेंगे अपने लाइफस्टाइल के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में और अपने इम्यून सिस्टम के बारे में और ऑस्ट्रेलिया में कैंसर रेट के बारे में। सो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और मे बी हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़े। सो स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रीति भनोत को। सो वेलकम डॉक्टर प्रीति। नमस्कार मिथुन जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड सारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि मिथुन जी ने ये सारे टॉपिक्स जो हेल्थ को लेकर चूज़ किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि हम इन पे बात करेंगे, और मुझे अगर मैं इसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आप लोगों को हेल्प करने में और आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? ये तो थोड़ा सा लंबा सा हो जाएगा, बट आई विल जस्ट नटशेल में। लाइक आई वॉज बॉर्न इन अ डॉक्टर फैमिली। मेरी फैमिली में ज़्यादातर सभी लोग डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही ये था कि लाइक एक कि डॉक्टर ही बनना है। एंड आई थिंक वो जो एम्पैथी थी, लाइक बचपन में जैसे कोई जानवर कहीं, जैसे लाइक पपी, कोई डॉग कहीं नाले में पड़ा हुआ है या चिड़िया पेड़ पे फंस गई, तो वो था कि मतलब उसको बचाना है टाइप का। तो जो एम्पैथी थी वो शायद थी, लेकिन एक था कि हाँ डॉक्टर बनना है, क्योंकि फैमिली में थे तो शायद उस एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ा। तो फिर ऑब्वियसली वो स्टार्ट हो गई वहाँ से। फिर आपने मेडिकल किया, लाइक पहले मैंने गायनेकोलॉजी, लाइक बैक इन इंडिया आई हैड डन माय MD इन गायनेकोलॉजी, बट जब ऑस्ट्रेलिया आई तो भी 4 साल तक आई वॉज इन गायनेकोलॉजी। लाइक मैं गायनिक की तरह ही वर्क कर रही थी, लाइक एज अ गायनी रजिस्ट्रार। बट क्योंकि यहाँ पे गायनी की डिग्री के लिए आपको फर्दर ट्रेनिंग वो करनी है, एंड यू हैव टू मूव टू रूरल एरियाज़, सॉरी। और क्योंकि बच्चे छोटे थे तो आई डिडंट ऑप्ट कि मैं गायनी में वापस जाऊँ। GP वॉज रादर अ लिटिल बिट ईजियर ऑप्शन। तो फिर मैंने गायनी छोड़ के आई मूव टू जनरल प्रैक्टिस। फिर उसकी जनरल प्रैक्टिस की ट्रेनिंग ली, एंड just did a lot of exams to qualify for general practice, and here I am. ग्रेट। सो डॉक्टर प्रीति, सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है, स्पेशली अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर या फिर
किसी भी कंट्री में ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि लोगों को इस चीज़ को समझने में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो लोग इसको कैसे लेते हैं? सो आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि भाई मेंटल हेल्थ क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? मेंटल हेल्थ, जैसे कि आज मेंटल हेल्थ को तो लेके सबसे पहले तो है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत आई थिंक मिसकंसेप्शन जैसे आपने कहा, क्योंकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बट अगेन जैसे हम वेस्टर्न और ईस्टर्न अपने इंडिया और एशियन कल्चर की बात करते हैं, तो आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में मेंटल हेल्थ को अक्सर लोग पागलपन से रिलेट कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ जैसा कि वर्ड है, मेंटल हेल्थ मतलब जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे मेंटल हेल्थ है। अगर लोगों को ये बात समझ आ जाए कि जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो माइंड एंड बॉडी आर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट अगर हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी है, और अगर हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है। लेकिन जहाँ जैसे ही ये वर्ड आता है कि कि उसको कि किसी का बेटा बेटी या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर इज़ गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ इशू, या उसको साइकोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा या साइकाइट्रिस्ट को देखना पड़ेगा, तो सब लोग एकदम डर जाते हैं कि मतलब बस उसको सीधे मेंटल हेल्थ को पागलपन से रिलेट कर लिया जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है वैसा माइंड है। सो अवेयरनेस कम है, स्पेशली इंडिया में अवेयरनेस आपके हिसाब से कम है। बिल्कुल। सो हमें अपने आप को खुद एजुकेट करना चाहिए, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, यूट्यूब में वीडियोस देखनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके। बिल्कुल, हमें खुद भी अगर हमारे आसपास हमें लग रहा है कि मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रही है, तो हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं। एंड स्पेशली आई थिंक यंगर जनरेशन तो फिर भी थोड़े एक्सेप्टेबल होंगे, बट जो ओल्डर जनरेशन है उन लोगों को, क्योंकि उनके थॉट्स और वो फिक्स्ड हो चुके हैं, तो आई थिंक उन लोगों को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पर मेरे हिसाब से स्ट्रेस आज की डेट में बहुत कॉमन है। हर कोई अपने लेवल के हिसाब से किसी ना किसी स्ट्रेस में जी रहा है। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करें तो बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। हर कोई भाग रहा है अपनी जॉब को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। अब ऐसे बिजी लाइफस्टाइल में इससे कैसे बचा जा सकता है? तो बिल्कुल ठीक कहा आपने मिथुन जी। बर्नआउट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बर्नआउट मतलब आप बेसिकली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू आर टू एग्जॉस्टेड, फटीग हो चुका है, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, और अब आगे कुछ करा ही नहीं जा सकता बिकॉज एनर्जी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बर्नआउट हो क्यों रहा है आजकल। आई थिंक आजकल की ज़िंदगी में बर्नआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर बंदा वी आर जस्ट रनिंग ऑन अ रैट रेस। अगर हर किसी को ये पता लग जाए कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, आई नो इतने सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, लेकिन अगेन दिस इज़ फॉर यंगर जनरेशन, जो कि आजकल थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि अगर उनको वाकई में पता हो कि व्हाट दे हैव टू डू, कि तुम्हारी जो इच्छा है अगर वही काम करोगे, तो बर्नआउट आई थिंक एक हद तक नहीं होगा। आप थक सकते हो लेकिन बर्नआउट वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप में उस काम में आपको इंटरेस्ट है, आप वो दिल से कर रहे हैं, तो आप फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन आई थिंक इमोशनली आप नहीं थकेंगे। सबसे पहली बात तो है कि ये उस चीज़ में जाओ जो आपका दिल करता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको भी पता है कि अगर किसी चीज़ में आपका नहीं मन लग रहा, आप कंपनी के प्रेशर में काम कर रहे हो, एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, बॉस से ह्यूमिलेशन सह रहे हो और अपना करे जा रहे हो, और अंदर से मन कर रहा है कि ये नहीं करना वो करना है, तो आई थिंक जब ऐसा लगना शुरू हो जाए तो यू शुड रियली वर्क ऑन इट। और मेंटल हेल्थ के लिए आपके हिसाब से इससे बचा जा सकता है अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजिंग के ऊपर। बहुत लोगों का ये चीज़ मिसिंग रहती है बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिली और व्हेन इट कम्स टू वर्क, और अपने हेल्थ
को लास्ट में रखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई? आई थिंक वही कि एक बार आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइक आपके साथ सबसे पहले तो वही अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, ये हर चीज़ में वो रहेगा कि अगर आपको क्लैरिटी कि आप आपके साथ क्या हो रहा है, लाइक यू नो कि ये जहाँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हम्म, तो आप फिर उसके लिए स्टेप्स भी लेंगे। जब आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है तो आप कुछ करते ही नहीं है, राइट? अगर मैंने कहा कि चलो बर्नआउट हो रहा है और आपको अपने मन की जो चीज़ें वो करनी चाहिए, बट अगेन समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लोग अपना लाइक यू नो जिस भी जॉब में है, इट्स नॉट पॉसिबल कि सडनली वो जॉब छोड़ के आप यू हैव टू हैव, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए ना। लेकिन फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एटलीस्ट अपने टाइम को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि वी हैव टू हैव रेगुलर लाइक ब्रेक्स मेडिटेशन के लिए, या थोड़े से हॉलीडे, यू नो वी हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स। अच्छी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना, ये सब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक टुडेज़ कॉर्पोरेट कल्चर। आई थिंक सबको, सभी के लिए ज़रूरी है, जो भी आज की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर बंदा प्रेशर में है, हर बंदा इज़ डीलिंग थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रेसेस, है ना। सो आपके हिसाब से सेल्फ केयर इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा, ये हर एक इंसान को करना चाहिए अगर उनको मेंटली फिट रहना है। बिल्कुल, बिकॉज बोथ यू हैव टू केयर अबाउट बोथ। फिजिकल बॉडी के लिए आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मेंटल हेल्थ के लिए यू हैव टू लाइक यू नो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉट जो भी आपके शेड्यूल में जितना भी आपको लगता है, बट बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, बॉडी भी मेरी ठीक रहे और माइंड भी ठीक रहे, बिकॉज बॉडी माइंड को ड्राइव करती है, माइंड बॉडी को ड्राइव करता है। सो डॉक्टर प्रीति, अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी को लेकर। सो व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और अपने अपने एडवाइसेस देते हैं, बहुत सारे लोग मिथ में रहते हैं। सो आपके हिसाब से एक प्रेग्नेंट लड़की को, प्रेग्नेंट वुमन को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिथुन जी। सो बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ सच अ ब्यूटिफुल टाइम इन एनी वुमेन्स लाइफ, बिकॉज आप एक नई लाइफ को लाइक यू नो नई लाइफ को इस दुनिया में ला रहे हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग एन एनर्जी इनटू अ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल है ना। फॉर्म, या। तो अगेन, अगर वो आपकी बॉडी में ग्रो करने वाली है जो भी लाइफ है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो न्यूट्रिशन का, अपने स्लीप का, अपनी एक्सरसाइज का। सो बेसिकली अगेन इट कम्स टू लाइक यू नो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि मतलब जो रेगुलर चेकअप्स, आपके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, यू नो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वो सब तो दैट इज़ यूजुअली लाइक यू नो आजकल के उसमें वो इट इज़ टेकन केयर ऑफ, बिकॉज आप किसी भी रेगुलर चेकअप्स के लिए जाओगे तो दैट इज़ वो एडवाइस आपको सब लोग देंगे ही कि आपको लाइक यू नो आयरन, विटामिन डी, योर जिंक, B12, ऑल दोज वाइटामिन, प्लस जो भी आपका न्यूट्रिशन है, इट शुड बी वेरी हेल्दी, सात्विक न्यूट्रिशन इज़ द बेस्ट, है ना। स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो ग्रोइंग बेबी है उस पर अफेक्ट करेंगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आपके जो थॉट्स हैं, जो मदर के थॉट्स हैं, वो बेबी का एक्चुअली लाइक दे आर, वो बेबी का संस्कार बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपका बेबी जिस एनवायरनमेंट में ग्रो होगा, एंड वो उसकी आगे की लाइफ पे अफेक्ट करेगा, राइट। एंड ये कोई लाइक इट्स नॉट अ सिर्फ कहीं सुनी वो नहीं है, बिकॉज इतनी सारी स्टडीज़ हुई हैं एंड दे हैव प्रूव्ड कि अगर मदर इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तो आपको पता है स्ट्रेस एंग्जाइटी में कॉर्टिसोल हाई होता है, यू नो एड्रेनलिन, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होते हैं, दे विल अफेक्ट द ग्रोइंग बेबी। अगर मदर इज़ कैरिंग अ फीमेल बेबी, मे बी द बेबी, जो फीमेल बेबी है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट और डरा हुआ सो इन पर्सनालिटी चीज़ों हो का सकती है। आपके हिसाब से फ़र्क पड़ता है जो अनबॉर्न बेबी है पेट के अंदर, तो उस जो प्रेगनेंसी में जैसा मदर फील करेगी या जैसे अगर वो डिप्रेस रहेगी, तो व्हेन एक्चुअली द बेबी विल बॉर्न, तो उसका उस पर फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली
बिल्कुल पड़ेगा। अगर मदर एक स्टडी है उसमें ये है कि अगर मदर इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन या एंग्जाइटी एंड शी इज़ कैरिंग अ फीमेल बेबी, तो बेबी कैन बी टिमिड एंड और अगर स्पेशली मेल बेबी कैरी करी तो बॉय विल बी वेरी अग्रेसिव एंड एंगर इश्यूज हो सकते हैं। राइट, इट्स वेरी गुड टू नो। तो मेरे हिसाब से जो मेल हैं, जो फादर्स हैं या गोइंग टू बी फादर्स या मेल मेंबर है, उनको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तभी कहते हैं कि जब आपकी वाइफ, आपका पार्टनर बेबी कंसीव करता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। और एक बात, मेरे जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में, तो मैंने इसके बारे में भी स्टडी की। बहुत लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझते ही नहीं है कि यह चीज़ क्या है। तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? डेफिनेटली। पहले तो आपने ये भी नोट किया होगा कि आजकल के कल्चर में ये वाली एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गई। पहले लाइक बोलते थे, फीमेल्स बोलती थी लाइक आई एम प्रेग्नेंट, राइट? बट आजकल जो कपल्स हैं वो आके बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट। तो दैट्स अ वेरी गुड, लाइक ये पॉजिटिव वो हो रहा है कि जो बिकॉज यू बेसिकली हस्बैंड इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट वी आर प्रेग्नेंट, मतलब हस्बैंड इज इंक्लूडेड इन आई थिंक इंडिया में भी ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है कि हस्बैंड को भी डिलीवरी रूम में जाने की परमिशन है, मिलती है, बिल्कुल। जहाँ की वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हैं। पर इंडिया में भी मैंने सुना है कि भी अभी ये सारी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, और जो हस्बैंड्स हैं, जो मेल हैं, वो भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हस्बैंड जाता है लाइक तो ही गोज थ्रू द होल प्रोसेस। वो खुद देखते हैं एंड दे गो थ्रू हाउ मच पेन एंड लाइक endurance the woman is going through, and that's an eye opener for them. जब वो देखते तभी उन्हें पता लगता है, अदरवाइज यू कांट इमेजिन, यू कांट लाइक नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द लेबर प्रोसेस, है ना? दैट्स गुड। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बिल्कुल रियल चीज़ है। डिलीवरी के टाइम, लाइक बच्चा होने के बाद एक फ़ीमेल की बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लाइक हार्मोनल चेंजेस, जो इतने लेबर प्रोसेस के थ्रू जो गई होती है, तो इतने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लाइक देयर इज़ लॉट्स ऑफ हार्मोन्स। हम उनके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट येस इट्स अ रियल थिंग। और इस टाइम पे फीमेल के इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़रूरी है कि उसके जो क्लोज लोग हैं उसको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी गंदे थॉट्स आने लगते हैं, लाइक खुद को मारने के या बेबी को हार्म करने के, विच इज़ अ वेरी रियल थिंग। और इसका सिर्फ एक ही वो है कि फीमेल को उसकी नींद पूरी होने दें, उसके आसपास के जो लोग हैं उससे बहुत ही इमोशनली और प्यार से लाइक ट्रीट करें। सो हस्बैंड्स के साथ साथ फैमिली को भी ये अवेयरनेस लानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एक प्रेग्नेंट डॉटर या डॉटर इन लॉ का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सभी को, चाहे इन लॉज हों, हस्बैंड, इन लॉज, जितने भी क्लोज लोग हैं सर्कल में, सबको मिल के उसको सपोर्ट करना है। बिकॉज आमतौर पे ये होता है कि जैसी डिलीवरी होती है, पहले डिलीवरी के पहले जब एक वुमन प्रेग्नेंट है तब उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करी जाती है, एवरीथिंग इज़ लाइक उसके अराउंड सेंटर करता है। और जैसे ही बेबी हो जाता है, मदर सेपरेट हो जाती है, एवरीवन इज़ जस्ट आफ्टर द बेबी। और उस टाइम पे बल्कि उस मदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, एंड टोटली निगलेक्टेड वाली फीलिंग, एक लॉस वाली फीलिंग, ऊपर से बॉडी में इतनी चेंजेस आई हैं, हार्मोनल इतनी चेंजेस आई हैं, उन चीज़ों को कोई समझते ही नहीं है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सारे हस्बैंड्स को ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी से पहले अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और डॉक्टर प्रीति, अभी ये सब बात करते करते मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, मैं चाहता हूँ कि मैं पूछूं कि व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, इंडिया में जो डिलीवरी का सिस्टम है और यहाँ में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी इसका सिस्टम है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो बहुत सारी प्रिकॉशंस आ जाती हैं,
जो कह लो कि देसी टोटके भी आ जाते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बेबी को बाहर नहीं निकालना। बट अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, जैसे बेबी हुआ 2 दिन के बाद वो कहते हैं कि यू आर डिस्चार्ज और बेबी को घर ले जाओ। सो ऐसा क्यों है, और इस चीज़ का क्या वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? एक्चुअली मतलब बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन आई मीन क्योंकि जैसे डिलीवरी के बाद 6 वीक्स लगते हैं एक वुमन को उसके नॉर्मल उस पे आने में, मतलब यूट्रस का साइज़ रिड्यूस होना, वापस उसके हार्मोन्स नॉर्मल होना, इस पूरे प्रोसेस को 6 वीक्स लगते हैं। और उसी तरह बेबी का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो 6 वीक्स पे होता है। तो 6 वीक्स तक लाइक मदर एंड बेबी, मदर इज़ गोइंग थ्रू बॉडी के जो चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मल पे आने में उसको टाइम लग रहा है, तो वो 6 वीक्स या 42 डेज़ का जो पीरियड होता है। और बेबी को हम बाहर इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके वैक्सीनेशंस नहीं विल है। बी लाइक बट क्योंकि इंडिया में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे उतने ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होते। इंडिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इंसिडेंस ज़्यादा है, यहाँ पे वायरल ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं कहीं ये ना कहीं सही है। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ उसके पीछे काफ़ी सारी लाइक ओल्ड हिस्ट्री जुड़ी है हाँ वो और सब चीज़ें तो उसको टोटली वो भी नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आई थिंक अवेयरनेस आ रही है लोगों में। तो समहाउ इट्स नॉट, आई वुडेंट से कि पूरा गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 वीक्स, यस 6 वीक्स इज़ अ लिटिल बिट ऑफ उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो डॉक्टर प्रीति, अब हम बात करेंगे एज को लेकर। अब कहते हैं कि 40 साल की जैसे ही एज होती है, दैट्स अ स्टार्ट। और अगर हम बात करें, 40 साल ही एक ऐसी एज है जहाँ पे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी भी स्टार्ट हो जाती है। सो अभी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 40 साल टच करने के बाद क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? या बिल्कुल मिथुन जी, तो 40 ईयर्स इज़ बेसिकली अ टाइम टू लाइक, आई थिंक इस टाइम पे आपकी बॉडी एंड माइंड एवरीथिंग लाइक इट्स अ टाइम टू रियलाइन एंड रीअसेस, है ना। इस टाइम पे वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड, क्योंकि यहीं से आगे के लिए आगे की अच्छी हेल्दी लाइफ की शुरुआत होती है। तो रेगुलर हेल्थ चेक्स, अगेन हेल्थ चेक्स, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये तो सारी आपकी हेल्थ का बेसिस ही है ना। 40 में इन अ वुमेन्स लाइफ her hormones are changing, her body is changing, like even for men, again their hormones are also changing, plus जो आपने इतने सालों से अगर आपने हेल्दी फूड नहीं खाया है तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे दे विल स्टार्ट टू बी, यू विल दिखने दिखना start हो शुरू हो जाएंगे। जाएंगे। तो इसलिए 40 पे रेगुलर हेल्थ चेक्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 45 टू 49 का गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज़ अ हेल्थ चेक जो सबको जाके कराना चाहिए। इट्स लाइक रिकमेंडेड कि 45 टू 49 हेल्थ चेक, एवरीबडी शुड गो एंड गेट इट सो डन। क्या है वो 45 टू 49? इज इट लाइक अ ब्लड टेस्ट और क्या चीज़ है ये? Yes, it's a blood test plus there is a questionnaire. So you you'll sit with the nurse, she'll go through a questionnaire, and through those questions the idea is to थोड़े से cues के साथ you can pick up कि कोई heart disease तो नहीं है, because वो questionnaire ऐसे form किया गया है कि you can pick up कि कोई अगर कोई illness अगर पकड़ में आ सकती है तो उससे पकड़ में आ जाती है। And plus blood test is the main part of that check. एंड ब्लड टेस्ट में आपके कोलेस्ट्रॉल, योर ऑल योर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, आयरन, विटामिन डी, फुल ब्लड काउंट, लिवर, किडनी, लाइक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो जस्ट बेसिकली एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि आप 40 में एंटर कर रहे हो, आगे के लिए अगर कुछ चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं तो वी कैन वी कैन टेक स्टेप्स एंड करेक्ट इट नाउ। सो न्यूट्रिशन का और ब्लड टेस्ट शुड बी मैंडेटरी। आई वुड से कि ये कोई आपको बोलेगा नहीं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये सारे टेस्ट करवाने बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। या बट यूजुअली अगर आप जाएंगे अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास तो दे नो यू विल गो कि क्या ज़रूरी है, तो दे विल डेफिनेटली ऑफर यू द हेल्थ चेक।
अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब सभी को पता होता है क्या नहीं करना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना, प्रोसेस फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी, एंड या आई थिंक हम्म सबको पता ही होता है, आई थिंक आई दीज वुड आर द से कि यूजुअल थिंग्स, या पता सभी को सभी कुछ है कि भाई ड्रिंक ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्मोकिंग हाँ, ज़्यादा नहीं लेकिन करनी चाहिए, हमें सुबह उठ के सैर करनी चाहिए। बात जब इम्प्लीमेंट करने की आती है वो नहीं कर पाते बहुत लोग। और जब बात हेल्थ के ऊपर आती है, हेल्थ जब ख़राब होने लगती है, तब ये सभी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ अभी कम कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ें हम पहले कंट्रोल कर ले बिल्कुल। तो तो एग्जैक्टली लाइक ऑस्ट्रेलिया में जो सिस्टम है, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स का जो रोल है, दैट इज़ इन प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब हमें उस चीज़ को होने के पहले रोकना है। लाइक ये नहीं कि हार्ट अटैक हो जाए तब आप जाओ। जीपीस का मेन रोल ही ये है, प्रिवेंटिव हेल्थ, दैट वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर, लाइक कि किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ही जैसे ही वो फर्स्ट उस पे दिखे उसको वहीं पे कंट्रोल करना है, ताकि वो आगे ना जाए। किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो अगेन हम उसको अगर नहीं कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली जाके लाइक इट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ है, विच इज़ इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ मैं पे तो वही आपको पता है कि जब जो चीज़ होती है, अगर होता है तब यू गो देयर। सो डॉक्टर प्रीति, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हो गई। उसका रीज़न क्या था? अवेयरनेस। क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक हेल्थ को इग्नोर करते रहे। और आई थिंक ये बहुत ही कॉमन चीज़ है स्पेशली पंजाब में कि लोग अवेयर नहीं हैं, वो चीज़ या बॉडी ख़राब होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम ऐसा ही हुआ, उनके किडनी स्टोन इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि जब उन्होंने चेक करवाया तो इट वाज टू लेट। फिर उनको बिल्कुल। डायलिसिस चलता रहा, बट वो नहीं बच पाए। सो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या चेक्स करवाने चाहिए? Yeah. First of all, I'm very sorry to hear about your father, मिथुन. Uh, तो वही जैसा मैंने आपको पहले कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब ही ये है कि हमें उस इवेंट या जो भी लाइक जो ख़राब चीज़ लाइक हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने वाला है उसको प्रिवेंट करना है. हम्म तो उसके लिए अगर आप रेगुलर ब्लड चेक्स करते रहेंगे, जैसे ही आपको लगता है कि ये चीज़ किसी पर्टिकुलर लाइक क्रिटिकल लेवल से ऊपर जा रही, क्रिटिकल लेवल तक तो हम पहुंचने ही नहीं देते, अगर थोड़ा सा भी वो लगता है हम्म तो यहाँ पे इन जनरल जीपीस का काम है कि लाइक उसको वापस नीचे लेके आना, ताकि हम वहाँ तक उसको पहुँचने ही ना दें. हम्म तो इस तरह से जब हम चेक्स करते हैं रेगुलर, जब हेल्थ चेक्स होते हैं 45 to 49 हेल्थ चेक है. उसके बाद यहाँ पे हर स्टेज पे 75 ईयर का भी एक हेल्थ चेक है, जिसमें अलग क्वेश्चन है. 45-49 का एक अलग क्वेश्चन है. बट उसमें मेनली आपकी हेल्थ से रिलेटेड लाइक ये अल्कोहल, स्मोकिंग, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल सबसे रिलेटेड कवर हो जाती चीज़ें. एंड अगर हम 100 में से एक इंडिविजुअल को भी अगर उसमें प्रिवेंटिव उससे बचा पाएँ तो आई थिंक इट रियली मीन समथिंग. बट इंडिया में डेफिनेटली प्रिवेंटिव हेल्थ का कोई वो नहीं है. वहाँ पे सीधे आपको कुछ होता है तो लाइक वहाँ पे आप सीधे स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे या लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, बिकॉज रेगुलर चेक्स का कोई आई थिंक वो है ही नहीं, अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो डॉक्टर प्रीति, अब हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में है जो स्किन कैंसर का रेट बहुत हाई है। ऐसा क्यों है और इसके लिए भी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि इससे बचा जा सकता है? और स्किन कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है ऑस्ट्रेलिया में? येस, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर का रेट आई थिंक हाईएस्ट है. एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी क्वींसलैंड में स्किन कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज वी आर क्लोज टू द इक्वेटर. तो इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे जो सन लाइट आती है उसमें अल्ट्रावायलेट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है.
एंड अल्ट्रावायलेट स्किन को डैमेज करता है एंड हेंस उसको कैंसर सेल्स में चेंज कर देता है। तो क्वींसलैंडर में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्वींसलैंड में हाईएस्ट कैंसर रेट्स हैं। स्किन कैंसर जो है यूजुअली 3 तरह का कॉमन कैंसर है, एक स्क्वैमस सेल, बेसल सेल और मेलेनोमा। इसमें से मेलेनोमा जो है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक टाइप का है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल सकता है। बाकी बेसल सेल और स्क्वैमस सेल उतने वो नहीं है, लेकिन लोकली आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्किन कैंसर से कैसे बचना है, क्योंकि इसका कॉज ही सनलाइट है। तो अगर आप अपने आप को सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रिवेंट करेंगे तो कैंसर से बच पाएंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारी साइट्स में, बट बेसिकली सन से प्रोटेक्शन के लिए एक कॉमन वो यूज़ होता है, लाइक सनस्क्रीन तो है, बट उसको तो ऑस्ट्रेलिया में वी यूजुअली यूज़ स्लिप, स्लॉप, स्लैप, स्लाइड एंड सीक। इसका क्या मतलब होता है? स्लिप इज़ बेसिकली यू आर स्लिपिंग, लाइक स्लिप कर लो, शर्ट, फुल स्लीव शर्ट कवर्ड। स्लॉप इज़ लाइक स्लॉपिंग द सनस्क्रीन ऑन। स्लैप इज़ हैट। Slip is slipping your sunglasses on, and seek is seek shade wherever you can. तो अगर इन 5 चीज़ों का easy to remember इसलिए है, बट हर बेसिकली आपको सन से प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए 5 चीज़ें अगर आप करेंगे तो देयर बी क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। अर्ली मॉर्निंग आवर्स का सन इज़ ओके। जो आफ्टरनून का सन एंड स्पेशली जो 12 बजे की धूप जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में, लाइक क्वींसलैंड में, आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा, आई थिंक 3 मिनट से भी ज़्यादा अगर आप बैठेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल स्टार्ट टू फील द बर्न। बट एक और चीज़ है कि हमारी जो इंडियन स्किन है और जो ऑस्ट्रेलियन स्किन है उसमें भी फ़र्क है। तो जो ब्राउन स्किन है, इन अ वे दैट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम स्किन कैंसर, क्योंकि हम लोग जब सन में जाते हैं तो वी टैन। तो टैनिंग इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जब आप टैन होते हैं तो मेलेनिन सेल्स कवर एंड वो उस अल्ट्रावायलेट को ब्लॉक करती हैं। सो ये नेचुरल है कि हमारा नेचुरली वो कह लो कि भाई वो कवच या वो चीज़ नेचुरली है। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और उसमें वी आर ऑल्सो एट अ रिस्क ऑफ हैविंग स्किन कैंसर। ये नहीं कि इंडियन स्किन इज टोटली प्रोटेक्टेड। सो इज़ दैट द रीज़न कि जो गोरे लोग हैं उनको टैनिंग बहुत पसंद है, या वो इज़ दैट द रीज़न? नो, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द रीज़न। Tanning, I think they do it for as a cosmetic thing, not for protecting that. Yeah, they like the brown skin. Yeah, but the rates are definitely different in the brown skin because skin type पे depend करता है। So डॉक्टर प्रीति, अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। So क्या ये सही है कि ये मैंने सुना है कि इंडियन बच्चों का इम्यून सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन बॉर्न बच्चों का इम्यून सिस्टम में काफ़ी फ़र्क होता है, क्या ये बात सही है या इट्स अ मिथ? यस, इट्स सही गलत नहीं है। बेसिकली दोनों जो इंडिया में बॉर्न बच्चे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न बच्चे हैं, दे आर एक्चुअली बहुत देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ मैनी थिंग्स। सबसे पहले तो जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा क्लीन है, वहाँ पे उतना क्लीन नहीं है, राइट। माइक्रोबियल जो लोड है, जैसे वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है या वायरल ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उनके न्यूट्रिशन में फ़र्क है, हेल्थ केयर सिस्टम में फ़र्क है, वैक्सीन के कवरेज में फ़र्क है। तो येस, इट डज़ मैटर, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जब आप बॉर्न होते हैं और जैसा आपको एक्सपोजर मिलता है इन सब फैक्टर्स का। सो एक्सपोजर जैसे मिलता है तो हमारी बॉडी वैसे अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर हम खुद भी अगर इंडिया जाते हैं या फैमिली को लेके जाते हैं तो हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ लेती है। अगर हम नॉर्मल पानी पिएं या बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ मिट्टी में बाहर खेले तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यस, क्योंकि इवन अगर आप इंडिया में भी बॉर्न हैं, लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं और अगर आप 4-5 साल से इंडिया नहीं गए तो आपका इम्यून सिस्टम को वो एक्सपोजर नहीं मिला जो इंडिया में मिल रहा था। तो वो अब इम्यून सिस्टम आपका बेसिकली अडेप्ट हो गया है आपके एनवायरनमेंट के साथ।
तो देयर इज ऑलवेज एन एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम का लाइक देयर इज एन इंटरेक्शन, राइट? हम्म तो इसलिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद इंडिया ट्रैवल करेंगे और आपका इम्यून सिस्टम इज़ नॉट अडेप्टेड टू वहाँ पे जो इन्फेक्शंस चल रहे हैं, हम्म इसीलिए ट्रैवल मेडिसिन आती है। एंड ट्रैवल मेडिसिन के बारे में भी आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप यहाँ रहने के बाद इंडिया ट्रैवल करें तो आपको ट्रैवल वैक्सीन्स लगवा के जाना चाहिए, विच आई वुडेंट से कि 100% प्रोटेक्ट करता है, बट डेफिनेटली इट रिड्यूसेस अप टू 75 to 80% इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस विच आपको जो इंडिया जाके हो सकते हैं। जैसे कि लाइक डायरिया हो जाता है, बहुत कॉमन इंडिया में जाके। कई बार लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं, वहाँ से टाइफॉइड लेके आ जाते हैं या हेपेटाइटिस ए। ये सारी वो इन्फेक्शंस हैं जो खाने और पीने के थ्रू फैलती हैं एंड इट्स लाइक होती हैं यहाँ पे। तो ट्रैवल वैक्सीन्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो बेसिकली आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है वैसे ही कल्चर को और वैसे ही एनवायरनमेंट को, और जैसे ही उसको चेंज मिलता है वो उसके साथ कोप नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो ये बात सही है। सो डॉक्टर प्रीति, हमने बात की पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, सो उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे इमोशनल हेल्थ को लेकर। सो आपका इमोशनल हेल्थ को लेकर क्या कहना है? तो यस, डिलीवरी के बाद फीमेल की इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इमोशनल हेल्थ आपस में लिंक्ड हैं। मैं स्पेसिफिकली आई थिंक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पर देखा है, एंड स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में, कि जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद लाइक यू नो, अगर लाइक अगेन इसमें कोई जज ना करे किसी चीज़ को, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रही हूँ कि अगर आपके इन लॉज आते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। ख़राब इन द सेंस कि क्या होता है, इन लॉज आते हैं, इन लॉज यूजुअली लाइक यू नो वो अपने बेटे को पूछते हैं, अपने ग्रैंड जो नया बेबी बॉर्न हुआ उसको पूछते हैं, और ज़्यादातर केसेस में वो फीमेल्स को लाइक यू नो जो जिसने अभी डिलीवरी दी है उसको भूल जाते हैं, बल्कि उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है कि यू नो बहू है ये करे, वो चीज़ आई थिंक काफ़ी नेगेटिव असर करती है। एंड क्योंकि उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और हस्बैंड्स भी लाइक कई बार बैलेंस नहीं कर पाते उस चीज़ को। आपने ऐसा कैसे एक्सपीरियंस किया कि आपके साथ पेशेंट्स आके ये शेयर करते हैं? बिल्कुल, मैं मतलब ऑब्वियसली मेरे को लाइक ओपनली इन लॉज अगर होंगे तो वो नहीं बोल पाते, बट मेरे को ऑब्वियसली इतने साल से समझ आ जाता है कि क्या है, तो देन आई आस्क देम लाइक कि अलग से चल के बात करते हैं, एंड फिर वो पूरा अपना जो भी बताते हैं, लाइक यू नो ऑब्वियसली रोते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लाइक एंड येस वो भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इसलिए हो सकता है कि उस टाइम वो इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जस्ट बिकॉज ये जो हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, जो बॉडी के साथ हो रहा है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, 2-2 घंटे में आपको बेबी को फीड कराना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फीमेल किस उसमें से निकल रही है। इट्स अ बिग चेंज फॉर हर। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली आई थिंक हस्बैंड अगर समझ जाएगा इस चीज़ को तो वो अपने फादर मदर को भी समझा सकता है। तो आई थिंक यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हस्बैंड्स दैट यू शुड लाइक यू नो सपोर्ट योर वाइफ इमोशनली एंड मेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम। सो ये चीज़ आई थिंक हस्बैंड को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वुमेन की मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली डिलीवरी के बाद। और हस्बैंड के साथ साथ इन लॉज को भी ये बात समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ों को उनको मतलब मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली कि वो किस ट्रॉमा से गई है, किस पेन से गई है, तो अगर वो करेंगे इमोशनली उसको सपोर्ट, तो थिंग्स विल बी मच बेटर आई थिंक। तो एक और चीज़ जो बहुत ही कॉमनली लाइक जो मैंने फील करी है इन लाइक इन जनरल प्रैक्टिस या जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आई मोस्टली डील विद विमेन, कि विमेन जो हैं वो खुद को वैलिडेट
लाइक जब तक उनको दूसरे से वैलिडेशन नहीं मिलती दे डोंट फील कंप्लीट. सो व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन, मतलब क्या क्या समझाना मतलब चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एक लड़की है या लेडी है, ठीक है, वो कहती है कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, सारा मैं सब कुछ करती हूँ, राइट, मैं अपने घर में आई डू एवरीथिंग, मैं काम भी करती हूँ, घर भी पूरा संभाल रही हूँ, बच्चा भी वो कर रही हूँ, बट माई हस्बैंड डजेंट लाइक फॉर हिम एंड फॉर माई इन लॉज मेरी कोई वैल्यू नहीं है. तो मुझे लगता है कि वो वैल्यू वो क्यों दें? वैल्यू तो आपकी खुद की है ना. आप अपनी वैल्यू देने वाले वो कौन होते हैं जज करने वाले? यू शुड नो योर ओन वैल्यू. हम अपने आप में कंप्लीट हैं. जो तभी कहते हैं ना कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. तो वही है कि सेल्फ लव, लाइक यू डोंट नीड एनीवन टू टेल यू कि तुम वैल्यूएबल हो. तो सबसे पहले खुद अपने आप को वैल्यू करो. बट ये फीमेल्स में ज़्यादा है ही है ये. बट आई थिंक बिकॉज हमारा जो मेंटल मेकअप है, जो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं हमारे, वो यही लाइक वी नीड दैट एप्रिसिएशन फॉर समबडी. तो बेसिकली सारी फीमेल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. हम खुद में कंप्लीट हैं. लाइक फीमेल्स में यूजुअली गिल्ट और दूसरों से वैलिडेशन जब तक उनकी नहीं होती, लाइक हस्बैंड से, इन लॉज से, तब तक उन्हें लगता है कि दे आर नॉट इनफ, या उनको खुद में कुछ कमी लगती है. तो वो नहीं होना चाहिए. यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आपको खुश रहने के लिए सिर्फ लाइक अपने आप को देखना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि वी आर इनफ एंड वी कैन बी हैप्पी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. वो हमारे अंदर से आनी चाहिए. तो उसके लिए हमें किसी की लाइक बाहरी किसी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. या सो आज के इस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. हमने बात की मेंटल हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में और इमोशनल हेल्थ के बारे में, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी. हमने इम्यूनिटी के बारे में बात की, कैंसर के बारे में बात की, और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपको इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए. धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच मिथुन जी एंड सारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स. आई नो बहुत सारे टॉपिक्स टच किए और थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर बात हुई. आई एम नॉट श्योर कि कितना मैं बता पाई, बट आई होप कि जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने शेयर किया दैट्स यूज़फुल फॉर यू, एंड उससे आप लोगों का कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होगा तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. या थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर प्रीति, थैंक यू सो मच. सो आप जाने से पहले अगर हमारे सारे व्यूअर्स को अगर एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगा? एक एडवाइस आई थिंक यही होगी कि अगर आपको लाइक इन टुडेज स्ट्रेसफुल वर्ल्ड, आजकल इतना ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया या सब कुछ से जो माइंड है वो आपका इतना एक्टिव रहता है, तो वी ऑल शुड वर्क टुवर्ड्स अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी विच विल लीड टू अ हेल्दी सोल. लाइक सोल, बॉडी एंड माइंड सब लिंक्ड हैं. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल थ्री ऑफ देम बेसिकली. सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक सुनना चाहोगे. तो तभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.